पंजे और पंख, जीवन और मृत्यु की लड़ाई। पहला भाग। विशाल हरे भरे वन, जिसे सिल्वर लीफ फॉरेस्ट कहा जाता था, दिन के समय सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जंगल की जमीन पर बदलते हुए सुनहरे पैटर्न बनाती थीं। बहती हुई धारा से हल्का सा कोहरा उठता था और पेड़ों के तनों के बीच में से धीरे धीरे उठता हुआ पूरे वन को जादुई रूप देता था। और इसी विशाल संसार में रहती थीं उसकी सबसे छोटी जीवित प्राणियां, गौरैयों का एक झुंड। उनकी चहचहाहट जंगल की दहाड़ के सामने बहुत धीमी थी, लेकिन जब वे एक साथ होती तो स्वयं को विशाल महसूस करती थीं। वे एक चमकती हुई जलधारा के पास घनी झाड़ियों के समूह में रहती थीं। उनके घोंसले झाड़ियों की कांटेदार टहनियों के बीच सावधानी से बुने गए थे, सुरक्षित, छिपे हुए और इतने पास कि बहते पानी की मधुर ध्वनि हमेशा सुनाई देती रहती थी। उस झुंड में कई सदस्य थे, चंचल नन्हे बच्चे, सावधान माताएं, ऊर्जावान पिता और बुद्धिमान बुजुर्ग। लेकिन जो चीज़ उन्हें विशेष बनाती थी वह उनकी संख्या नहीं थी, वो थी उनकी एकता, वो झाड़ी जिसे उन्होंने बहुत ध्यान से चुना था। गौरैयों ने अपना घर बहुत समझदारी से चुना था। जंगल के मध्य भाग में एक स्वच्छ और चमकती हुई धारा बहती थी। वह बहुत चौड़ी नहीं थी, पर कभी सूखती भी नहीं थी। पानी चिकने पत्थरों पर फिसलता हुआ अपनी निरंतर मधुर धुन सुनता रहता था। उसके ऊपर ड्रैगनफ्लाई मंडराते थे, किनारों पर मेंढक टर टर करते थे और पानी की सतह के नीचे छोटी मछलियां चांदी की तरह चमकती हुई तैरती थीं। उस धारा के किनारे कांटेदार झाड़ियों का एक घना समूह उगा हुआ था। सघन और बड़े जानवरों के लिए लगभग अभेद्य। बाहर से देखने पर वह बस उलझी हुई डंडियों का ढेर भर लगता था, लेकिन भीतर वह एक पूरा नगर था। उनके घोंसले अंडार की टहनियों के बीच सावधानी से बुने गए थे। सूखी घास, मुलायम पंखों और जंगल के नाजुक रेशों से बने छोटे छोटे प्याले जैसे घर। हर घोंसला कांटों के पीछे सुरक्षित रखा गया था और पत्तियों से ढका हुआ था। वे कांटे चिड़ियों के लिए कोई परेशानी नहीं थे, वे सुरक्षा थे। लोमड़ियां आसानी से भीतर नहीं घुस सकती थी। सांपों के लिए स्थिर पकड़ बनाना कठिन था और धारा का मधुर संगीत हमेशा वहां मौजूद रहता था, शांत, स्थिर और आश्वस्त करने वाला। वह उनके घर की धड़कन बन चुका था। एक जीता जागता समूह। वो झुंड केवल पक्षियों का समूह नहीं था, वो एक जीवंत समुदाय था। गौरैया पेड़ों के बीच से आती सुनहरी धूप की किरणों के बीच एक दूसरे के साथ दौड़ लगाती थीं। कभी कभी वे लापरवाही से उड़ते हुए किसी झाड़ी से टकरा भी जातीं और फिर हल्की सी चहचहाहट के साथ संभल जातीं। वहाँ सावधान माताएं थीं जो रोज़ अपने घोंसलों की जांच करती थीं, टहनियों को ठीक करतीं, उन्हें नई ताज़ी घास से सजातीं। उनकी तेज़ और सतर्क आंखें हर समय आसपास पर निगाह रखती थीं। वहाँ ऊर्जावान पिता थे जो भोजन की तलाश में दूर तक उड़कर जाते और चोंच में बीज और छोटे छोटे कीड़े लेकर लौटते थे। और वहाँ बुद्धिमान बुजुर्ग भी थे, ऐसी गौरैयाँ जिनके पंख उम्र के साथ थोड़े फीके पड़ गए थे, जिनकी उड़ान स्थिर और धीमी थी और उनकी आंखों ने उतने मौसम देखे थे जितने युवा गौरैयाँ तो कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। उस झुंड का मार्गदर्शन एक बुजुर्ग गौरैया करती थी जिसका नाम था ड्रू। एक बुद्धिमान अनुभवी नेता ड्रू अब पहले जैसा तेज उड़ने वाला नहीं रहा था। उसके पंखों का रंग थोड़ा फीका पड़ गया था और एक पुरानी चोट के कारण उसके एक पंख का सिरा हल्का सा मुड़ा हुआ था। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिस पर सभी को गहरा भरोसा था। जहां युवा गौरैयां वर्तमान क्षण में जीती थीं,
वहीं ड्रू ऋतुओं के पार पैटर्न देखता था। वह बुद्धिमान था और उसके पीछे वर्षों का अनुभव था। उसने तूफानों का सामना किया था, शिकारी से बचकर निकला था सूखे और भूख को झेला था। इसी कारण से वो आसानी से घबराता नहीं था। वह किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता था। वह अधिकतर उनका अनुमान पहले ही लगा लेता था। वह कहा करता था, सिर्फ अपनी आंखों से मत देखो, अपने पूरे शरीर से सुनो। उसकी ये दूरदृष्टि केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति से नहीं बल्कि अनुभव से जन्मी थी। उसने छोटी छोटी बातों की बारीकियों को पहचानना सीख लिया था। जब हवा सामान्य से थोड़ी ठंडी चलती तो उसे मौसम के बदलाव का पता चलता था। यदि कीड़ों की भनभनाहट अचानक बंद हो जाती तो समझ जाता कि आसपास कुछ है। यदि पत्तों की सरसराहट अचानक थम जाती तो वह जान जाता कि कोई शिकारी घात लगाए बैठा है। यदि सूरज की रोशनी के सामने परछाइयां अस्वाभाविक ढंग से हिलती तो वह समझ जाता कि खतरा पास आ रहा है। युवा गौरैया उसकी प्रशंसा करती थीं और उसका सम्मान करती थीं। सिल्वर लीफ वन में जीवन संतुलित था। गौरैया पास की झाड़ियों से भरपूर बीज खाती थीं। प्यास लगने पर वे पास बहने वाली नदी से पानी पीती थीं। लेकिन फिर एक मौसम ऐसा आया जब सारा संतुलन डगमगाने लगा। भीषण गर्मी का आगमन। उस वर्ष गर्मी धीरे धीरे नहीं आई, वो समय से पहले आई और वो भीषण और झुलसाने वाली थी। जब जंगल को ठंडा और हरा भरा होना चाहिए था, उस समय हवा सूखी और गर्म हो चुकी थी। हवा अब ताजगी नहीं बल्कि तपन लेकर चलती थी। सुबह में अब ओस की महक नहीं रहती थी, उनमें धूल की गंध घुली रहती थी। सिल्वर लीफ वन अलग सा महसूस होने लगा था। जो धारा कांटेदार झाड़ियों के पास कभी ऊंची आवाज में गुनगुनाती थी, वो अब धीमी आवाज में बहने लगी थी। उसका पानी अब पत्थरों पर नाचता नहीं था, वो उनके बीच चुपचाप फिसलता था। जो पत्थर नीचे छिपे रहते थे वे अब धूप में चमकते हुए दिखाई देने लगे थे। ऊंचे पेड़ों की पत्तियां किनारों से भूरी होने लगी थी। कुछ पत्ते अपने समय से बहुत पहले ही टूटकर नीचे धीरे धीरे घूमते हुए जंगल की जमीन पर आ टिकते। जो वन छत्र कभी घना और छायादार होता था, वो जगह जगह से पतला होने लगा। उसमें से सूरज की किरणें तीव्रता से भीतर तक पहुंचने लगीं और धीरे धीरे बीज भी कम हो गए और बीजों के साथ कीड़े भी। जंगल मर नहीं रहा था, लेकिन वो एक कठिन दौर से गुजर रहा था। भूख के कारण बदलता सब कुछ। गौरैयों ने सबसे पहले इसे अपने पेट में महसूस किया। जहां पहले उन्हें भोजन जुटाने के लिए सुबह की छोटी सी उड़ान ही काफ़ी होती थी, अब उन्हें अधिक दूर और अधिक देर तक खोज करनी पड़ रही थी। जो बीज कभी धारा के पास भरपूर मिलते थे, वे अब गायब हो चुके थे। बेरी फल समय से पहले ही सूख कर सिकुड़ गए थे। झुंड के मुखिया ड्रू ने ये बात तभी समझ ली थी जब किसी ने इसके बारे में बोलना भी शुरू नहीं किया था। वो देख रहा था कि कितनी बार युवा गौरैया अधूरी भरी चोंच के साथ लौट रही थी। उसने नोटिस किया कि पिता अब भोजन की तलाश में अधिक समय बिता रहे थे। उसने देखा कि हर दिन सुबह की उड़ानें पहले से अधिक दूर तक जा रही थी। एक शाम उसने सबको कांटेदार झाड़ियों की शाखाओं के बीच इकट्ठा किया। उसने शांत स्वर में कहा, हमें अपना क्षेत्र बढ़ाना होगा। अब हमें पश्चिमी उपवन तक उड़ना पड़ेगा, लेकिन हम साथ उड़ेंगे। हल्की सी फुसफुसाहट उठी। दूर जाने का मतलब था खुला जोखिम, दूर जाने का मतलब था अनजानी जगह। लेकिन भूख ने कोई और विकल्प नहीं छोड़ा था।
पश्चिमी उपवन में खतरा। अगले कुछ दिन और कठिन हो गए। झुंड ने अपने आप को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया, लेकिन कोई भी अकेला नहीं उड़ता था। वे अपनी सामान्य सीमा से आगे निकलकर पश्चिमी उपवन की ओर जाने लगे, जहां पुराने पेड़ एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर खड़े थे। पश्चिमी उपवन उनके हरे भरे घर से बिल्कुल अलग था। वहां के पेड़ ऊंचे तो थे, पर अलग अलग थे। जमीन अधिक खुली थी, झाड़ियां कम घनी थी, दृश्यता अधिक थी और जोखिम भी। उस दोपहर गर्मी की हवा अदृश्य लहरों की तरह कांप रही थी। झुंड के अधिकांश सदस्य लौट आए थे, थके हुए और चोंच में बस थोड़े से दाने लेकर। तभी मीरा दिखाई दी। वह झाड़ियों को चीरती हुई, हांफती हुई भीतर आई। उसके पंख कांप रहे थे, उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। मुझे पश्चिमी उपवन के पास बेरज मिली, अब भी पकी हुई हैं, एक नीची झाड़ी के नीचे छिपी हुई। सचमुच का भोजन। और मैंने कुछ और भी देखा। उसकी डरी हुई आवाज के स्वर ने तुरंत वातावरण बदल दिया। युवा गौरैयों ने फड़फड़ाना बंद कर दिया। मीरा ने हल्का सा निगलते हुए कहा, दो बड़ी जंगली बिल्लियां। दो शब्द बाकी सब शब्दों से भारी था। खतरे का डर बना दिमाग पर बोझ। झुंड में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। गांव के आसपास वाली बिल्लियां तो कोई ज्यादा खतरा नहीं थी, उनका व्यवहार आसानी से समझा जा सकता था। वे गांव की दीवारों और छतों के पास ही शिकार करती थीं, ज्यादा दूर नहीं जाती थीं। लेकिन जंगली बिल्लियां अलग थीं। वे ऊंची घास के अंदर बिना आवाज के चलती थीं। वे शाखाओं पर चढ़ सकती थीं। वे परछाइयों में बहुत समय तक धैर्य से इंतजार करती थीं। वे सांझ के समय शिकार करती थीं, जब ढलती रोशनी सब कुछ धुंधला कर देती थी। और दो का मतलब था समन्वय या फिर प्रतिस्पर्धा। किसी भी स्थिति में जोखिम अधिक था। शक्तिशाली युवा नर गौरैया अरिन ने पूछा, कहां पर देखा उन्हें? नीची बेरी की झाड़ी के पास, वीरा ने जवाब दिया। एक झाड़ी के पास जमीन पर लेटी थी। मैं लगभग उसे देख ही नहीं पाई। दूसरी एक पेड़ के पीछे थी। कुछ गौरैयों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पश्चिमी उपवन अचानक उनके मन में बदल गया था, खाने के अवसर से जान के खतरे में। घबराहट भरी खामोशी। उस शाम जंगल अजीब तरह से शांत हो गया। ये शाम की सामान्य शांति नहीं थी, ये सुनने वाली खामोशी थी। धारा का धीमा बहाव अब असुरक्षित सा लग रहा था, मानो वह चुपके से चलते पंजों की आहट को दबा नहीं पा रहा हो। ड्रू झाड़ियों की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, वह सबकी प्रतिक्रियाएं देखता रहा। कुछ गौरैयां घबराहट में बोली, हमें पश्चिम वन की ओर जाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वे और पास आ जाएंगी। दो बिल्लियां हैं, इसका मतलब पास में उनके बच्चे भी हो सकते हैं। चिड़ियों में डर बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन ड्रू ने उसे जड़ नहीं पकड़ने दी। ड्रू ने सबको समझाया, हमारी घबराहट शिकारियों को ताकत देती है। फुसफुसाहट धीरे धीरे थम गई। बिल्लियां किसी को यूं ही नहीं पकड़ती, वे जो लापरवाही करता है उसका शिकार करती हैं। उसने मीरा की ओर देखा। वे एक जगह कितनी देर तक रहीं? पहली बिल्कुल स्थिर रही, दूसरी तभी हिली जब मैं उड़ी। तो वे निरीक्षण कर रही थीं। वह तुरंत समझ गया कि इसका क्या अर्थ है। वे बिल्लियां बेताब नहीं थी, वे धैर्यवान थी, और धैर्यवान शिकारी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कई मौसमों के बाद पहली बार सिल्वर लीफ वन चिड़ियों को छोटा महसूस होने लगा।
पश्चिमी उपवन अब दूर नहीं लगता था। एक डरा हुआ झुंड। बिल्लियों की खबर सूखी पत्तियों में लगी आग की तरह पूरे झुंड में फैल गई। पहली रोशनी के साथ ही पूरा झुंड कांटेदार झाड़ियों के भीतर इकट्ठा हो गया। पंख एक दूसरे से छू रहे थे। उस सुबह सब डरे हुए थे। यह सामान्य सभा नहीं थी, ये अर्जेंट बैठक थी। मजबूत और चौड़े पंखों वाला अरिन सबसे पहले बोला। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कुछ दूरी पर छोटे छोटे और भी वन हैं। मैंने लंबी उड़ानों के दौरान उन्हें देखा है। वहाँ अधिक घने पेड़ हैं और चौड़ी धाराएं हैं। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी और डर भी। मीरा ने दूसरी ओर से तीखे स्वर में कहा। और अपने घोंसलों को छोड़ दें, अंडों को, नवजात बच्चों को तुम उन्हें कैसे ले जाओगे? हम फिर से नए घोंसले बना सकते हैं। घोंसले दोबारा बुने जा सकते हैं, लेकिन ये जीवन तो नहीं ना। झुंड में हलचल हुई। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ असहमत थे। आरिन बोला, अगर हम रुके रहे तो सब कुछ जोखिम में है। 2 बिल्लियां मतलब ज्यादा शिकार का दबाव। जब भोजन पहले ही कम है तो वे हमें अनदेखा नहीं करेंगी। एक युवा गौरैया घबराकर बोली। शायद वे सिर्फ रास्ते से गुजर रही हों। तुरंत किसी ने जवाब दिया। और शायद नहीं। अगर उन्हें हमारे घोंसलों का पता चल गया तो? वे धारा के पास आ जाएंगी और हमारे घर देख लेंगी। हो सकता है उनके बच्चे भी पास हों। शिकार का दबाव और भी बढ़ा जाएगा। यहाँ से जाना ही सुरक्षित है। नहीं, इस तेज गर्मी में कहीं दूर जाना आत्महत्या है। पंख फड़फड़ाने लगे, डालियां हिलने लगी, बेचैनी हवा में भर गई। झुंड अभी शारीरिक रूप से तो नहीं, पर विचारों से बंटने लगा था। कुछ किसी भी कीमत पर उड़ जाना चाहते थे, कुछ भ्रमित और भयभीत थे, कुछ अब भी उम्मीद से चिपके हुए थे। शायद बेरियां खत्म होंगी तो वे चली जाएंगी। लेकिन बिल्लियां बेरियां नहीं खाती। शायद हम उनका निशाना नहीं है। हो सकता है वे सिर्फ खरगोशों का शिकार करती हों। डर और अनिश्चितता मिलकर एक खतरनाक मिश्रण बना रहे थे, और इस बढ़ते शोर के बीच ड्रो शांत बैठा था। वो अंदर की हल्की मुड़ी शाखा पर बैठा था। उसके बूढ़े पंख स्थिर थे, उसकी आंखें आधी बंद पर सजग। उसने किसी को नहीं रोका, वो सुनता रहा। उसने सबके डर को पूरी तरह सामने आने दिया, क्योंकि जो भय भीतर दबा रह जाए वो और शक्तिशाली हो जाता है। आखिर जब शोर अपने चरम पर पहुंचा, तब वो बोला। उसने आवाज ऊंची नहीं की, न ही कोई जल्दबाजी की। ये गर्मी हमें परख रही है। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, और हम अपने शत्रु को कम भी नहीं आंकेंगे। खतरे को समझे बिना भाग जाना और कुछ नहीं, केवल भय है। क्या हम उसके आगे झुक जाएं? उसका स्वर शांत था पर दृढ़। धीरे धीरे सन्नाटा फैल गया। हम अभी तक नहीं जानते कि खतरा कितना बड़ा है। क्या वे हमें ही निशाना बना रही हैं या केवल गुजर रही हैं? क्या उन्होंने यहाँ अपना नया क्षेत्र तय कर लिया है या बस निरीक्षण कर रही हैं? बहुत से प्रश्न हैं अरिन। अरिन हल्का सा हिला पर कुछ नहीं बोला। ड्रू की दृष्टि पूरे झुंड पर घूमी। हम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे हम पहले ही शिकार के लिए तय हो चुके हों? युवा गौरैया एक दूसरे को देखने लगे। खतरे का भय उसे हमारे मन में और बड़ा बना देता है, और घबराहट और बेचैनी गलत निर्णय करवाती है। हमें शांति से सोचना चाहिए। मीरा ने सिर तिरछा किया। तो क्या करें?
तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कोई पकड़ा ना जाए। इस विचार से झुंड में डर की सिहरन दौड़ गई। ड्रू ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अब हम तैयारी करेंगे। कैसे? ड्रू का स्वर समान रहा। पहले हम उनका निरीक्षण करेंगे। पता लगाओ वे कहाँ शिकार करती हैं, किस समय करती हैं। क्या वे पानी के पास घात लगाती हैं या खुले मैदान में? क्या वे झाड़ियों पर चढ़ती हैं या उनके कांटों से बचती हैं? दिन में वे किस पैटर्न का पालन करती हैं? हर प्रश्न के साथ झुंड शांत होता गया। घबराहट ध्यान में बदलने लगी। ड्रो बोला, शिकारी हमारी गलतियों पर जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी भी सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, बिल्लियां उड़ नहीं सकती और वे सतर्क पक्षियों का शिकार नहीं कर सकती। अरिन के पंख धीरे से नीचे हो गए। तुम कह रहे हो कि अभी हम यहीं रहें? मैं कह रहा हूं कि हम शत्रु को समझे बिना अपना घर नहीं छोड़ेंगे, और इस बीच हम अपने अनुशासन को मजबूत करेंगे। कोई गौरैया अकेली नहीं उड़ेगी। खुले मैदान में बिना चौकसी के भोजन नहीं। घोंसलों तक सीधा ऊपर से नहीं आएंगे, घुमावदार रास्ते से आएंगे। और युवा तेज मोड़ और तीव्रता से नीचे उतरने का अभ्यास करेंगे। झुंड ने धीरे धीरे निर्देशों को आत्मसात किया। जो डर जो कुछ देर पहले हवा में भरा था, वो अब स्थिरता में बदलने लगा था। सुकून नहीं, पर एक दिशा की तरफ। अरिन ने धीमे स्वर में पूछा, तो अब आज हम कुछ नहीं करेंगे? आज से हम कल की तैयारी शुरू करेंगे। पहली बार डर उनका मार्गदर्शन नहीं कर रहा था, रणनीति कर रही थी। दुश्मन का निरीक्षण। लगातार 3 लंबे दिनों तक गौरैयों ने बिल्लियों का कोई सामना नहीं किया गया। उन्होंने बस देखा। पहला दिन, पैटर्न की खोज। ड्रू ने झुंड को निरीक्षण समूहों में बांट दिया। कोई भी गौरैया अकेले निगरानी नहीं करेगी। जोड़े या 3-3 के समूह अलग अलग स्थानों पर तैनात किए गए, पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर। खुली जगहों को देखने वाली झाड़ियों के भीतर। गिरे हुए तनों के पास मुड़ी तुड़ी जड़ों के किनारे पर। ऊपर से मीरा ने सबसे पहले हलचल देखी। ऊंची घास में एक लहर सी उठी, फिर ठहराव, और फिर 2 आकृतियां उभरीं। नीची, फुर्तीली, शक्तिशाली बिल्लियां। एक बड़ी और गहरी रंग की थी। उसका फर बिखरी हुई परछाइयों जैसा था। दूसरी हल्की और डे या दुबली थी। उसकी आंखें तेज और बेचैन। वे बिना आवाज के चल रही थीं। न जल्दबाजी, न अंधी खोज। वे देख रही थीं। वे साथ हैं। मीरा ने अपने साथी से फुसफुसाया। नीचे बिल्लियां धीमे धीमे गोलाकार मार्ग में चल रही थीं, बेतरतीब नहीं, एक जमीन से सटी आगे बढ़ती, जबकि दूसरी थोड़ा चौड़ा चक्कर लगाती। वे समन्वय कर रही थीं। ड्रू ऊपर की शाखा से देख रहा था। वे जोड़े में शिकार करती हैं। यह महत्वपूर्ण था। 2 शिकारी दोनों ओर से घेर सकते थे। 2 शिकारी जाल बिछा सकते थे। दूसरा दिन, खतरे की घड़ी। उन्हें सांझ पसंद थी, वह क्षण जब परछाइयां बढ़ती हैं। वे अंधेरे का इंतजार करती हैं। अरिन ने अपनी साथी से कहा। सांझ के समय एक बिल्ली गिरे हुए तने के पास झुकी। दूसरी थोड़ी दूरी पर
सूखी घास के पीछे आंशिक रूप से छिपी हुई खड़ी हो गई। एक जाल तैयार किया गया। अगर शिकार एक से बचता तो दूसरी की ओर बढ़ता। गौरैयों ने तनावपूर्ण नजरें बदली, चालाक लेकिन फिर भी अनुमान योग्य। तीसरा दिन, कमजोरी उजागर। तीसरे दिन ड्रू ने थोड़ा साहसी कदम उठाने का निर्देश दिया। देखो खुली जगह में वे कैसे प्रतिक्रिया देती हैं, उसने कहा। 2 गौरैयों ने जानबूझकर खुली धारा के किनारे से नीचे उड़ान भरी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कि तुरंत खतरा न हो। बिल्लियों ने ध्यान दिया। गहरे रंग वाली बिल्ली आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही कूदी ही वह धारा के पास खुले क्षेत्र में पहुंची, उसकी गति धीमी हो गई। फिर से वह ठिठकी। खुला धारा किनारे आजतर आ रहा, उसे कुछ भी कोई आड़ नहीं दे रहा था। न परछाई, न ऊंची घास, न चट्टान, बहुत ही खुला। बिल्ली वापस उपवन की ओर लौट गई। मीरा ने उत्साह से फुसफुसाया। वे खुले किनारों से बचती हैं। धारा भले ही पतली हो रही थी, फिर भी एक रक्षात्मक सीमा थी। उस दोपहर बाद अरीन ने एक और बात देखी। बड़ी बिल्ली ने उपवन के किनारे की एक कांटेदार झाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। उसने सावधानी से एक पंजा रखा, फिर तुरंत पीछे हट गई। हल्की सी चीख निकली क्योंकि कांटों ने उसके फर को चुभो दिया था। वह दर्द से पीछे हट गई। उसने फिर कोशिश की, इस बार थोड़ा ऊंचा चढ़कर, लेकिन फिर से पीछे हट गई। वह घने कांटों से दूर रहती थी। मां अरिन ने बाद में बताया। वे कांटेदार झाड़ियों पर नहीं चढ़ती हैं, कम से कम ऊंची झाड़ियों पर तो नहीं। झुंड में हल्की सी आशा की चमक दौड़ी। उनका घर कांटों से घिरा था, एक प्राकृतिक किला। दुश्मन की ताकत को समझना। बिल्लियां बेहद शक्तिशाली थीं। तीसरी शाम एक लापरवाह चूहा अपनी आड़ से थोड़ा अधिक दूर निकल आया। बड़ी बिल्ली अचानक अचानक आगे झपटी, तेज, अविश्वसनीय रूप से तेज। कुछ ही क्षणों में चूहा पकड़ा जा चुका था। ऊपर से गौरैयों ने यह दृश्य चुपचाप देखा। उन पंजों की ताकत, ऐसे वार से कोई गौरैया बच नहीं सकती थी। बिल्लियां थीं मांसल, फुर्तीली, धैर्यवान, कोऑर्डिनेटेड। उनकी सेंसेस शार्प थे। उनका समय निर्धारण सटीक था। लेकिन सावधानी से देखने से एक महत्वपूर्ण बात बदल गई थी। बिल्लियां शक्तिशाली थीं, लेकिन अजेय नहीं। उनकी भी सीमाएं थीं। वे निर्भर थीं ऊंची घास पर, धुंधलाती रोशनी पर, किसी आड़ पर, अचानक हमले पर। इन लाभों को हटा दो और उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती थी। डर ने शुरुआत में खतरे को बहुत बड़ा बना दिया था। शत्रु के निरीक्षण ने उसे उसके वास्तविक आकार में ला दिया। तैयारी जिसने सुरक्षा दी। जब सूरज की पहली किरणों ने धारा को कांस्य रंग में रंग दिया और पश्चिमी उपवन पर लंबी परछाइयां फैल गईं, ड्रू ने एक बार फिर पूरे झुंड को बुलाया। गौरैया कांटेदार झाड़ी के अंदरूनी घेरे में आकर बैठ गई और कोई अनावश्यक चहचहाहट नहीं थी। ड्रू एक हल्की ऊंची शाखा पर खड़ा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ये कहानी करीब 1 घंटे लंबी है, इसलिए हमने इसे 2 रोमांचक भागों में बांट दिया है। भाग 2 में तनाव और भी बढ़ जाता है। 2 भूखी बिल्लियां गौरैयों का बेहद क्रूरता से शिकार करती हैं और पहले से भी अधिक खतरनाक हो जाती हैं। गौरैयों को पता है कि वे अपने घोंसलों को छोड़कर भाग नहीं सकती, इसलिए वो निश्चित मृत्यु से बचने के लिए अपने बचाव की तैयारी करती हैं। क्या भूखी बिल्लियां गौरैयों को मारकर फिर से जंगल पर राज करेंगी, या ये छोटी सी चिड़ियां किसी तरह अपने घातक दुश्मनों से अपनी जान बचा पाएंगी? शिकार का शिकारी से अंतिम संघर्ष देखने के लिए भाग 2 जरूर देखें।